हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेव। तो वेव को हम लोग क्लासिफाई करने जा रहे हैं और ऐसा करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है बेसिस की। किस बेसिस पर आकर हम लोग वेव को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत सारे बेसिस पर वेव को क्लासिफाई कर रहे हैं। अब देखो यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने बेसिस लिया नंबर ऑफ डायमेंशंस। वेव कितने डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, वेव का एनर्जी कितने डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, इस अकाउंट पर हम लोग वेव को तीन हिस्से में बांटते हैं। एक हम लोग कहते हैं कि वन डायमेंशनल वेव है, दूसरा हम लोग कहते हैं कि टू डायमेंशनल वेव है, और तीसरा हम लोग कहते हैं कि थ्री डायमेंशनल वेव है। वन डायमेंशनल वेव यानी वेव का एनर्जी एक ही डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगा, जिसके लिए हम लोगों ने इक्वेशन भी डेवलप किया था। उसके लिए तुम लेक्चर 1 देख सकते हो। और जब वेव का एनर्जी दो डायरेक्शन में प्रोपगेट करे स्पेस के, तो टू डायमेंशनल वेव। और जब वेव एनर्जी स्पेस के तीनों डायरेक्शन में, तीनों डायमेंशंस में प्रोपगेट करे, तो उसे हम लोग कहेंगे थ्री डायमेंशनल वेव। तो थ्री डायमेंशनल वेव में हम स्पेस के तीनों कोऑर्डिनेट्स को यूज करेंगे, एक्स वाई जेड। और जो हम लोगों ने वेव इक्वेशन डेवलप किया था लेक्चर 1 में, उसमें y हम लोगों ने वेव के वेरिएबल के तौर पर यूज किया था, है ना। तो अभी हम लोग सबसे पहले चेंज करेंगे अपना वेव वेरिएबल। वेव वेरिएबल को अभी हम लोग ई से डिनोट करेंगे। तो वन डायमेंशनल वेव के लिए जो हम लोगों ने वेव इक्वेशन डेवलप किया था, उसमें y के जगह पर ई डाल दो, तो क्या हो जाएगा, डेल टू ई डेल टी स्क्वायर इक्वल्स वी स्क्वायर डेल टू ई डेल एक्स स्क्वायर। अब ये वेव किधर प्रोपगेट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में, है ना। तो ये वन डायमेंशनल वेव है। अब टू डायमेंशनल वेव के लिए अगर उसी इक्वेशन को हम लोग एक्सटेंड करें तो ऐसा लिखेंगे। हालांकि इसकी कोई जरूरत हम लोगों को नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेने में बढ़िया रहेगा। और हमने यहां लिया डेल टू ई डेल वाई स्क्वायर। तो वेव किस किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, एक्स में और वाई में। और 3D वेव के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर डेल टू ई डेल टी स्क्वायर इज वी स्क्वायर डेल टू ई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू ई डेल जेड स्क्वायर। यानी वेव यहां पर एक्स में, वाई में और जेड में प्रोपगेट कर रहा है, और यह मानते हुए कि तीनों डायमेंशंस में वेव की स्पीड सेम है। ये वेव का इक्वेशन हो गया। दूसरा जो हमारा बेसिस है वो है शेप ऑफ वेव फ्रंट्स। अब सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट आएगा कि वेव फ्रंट क्या है ना। तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट देखा था कि फेज होता है वेव के पास, है ना। तो वेव का जो फेज है ना, तो वो सारे पॉइंट्स स्पेस के जो एक टाइम में एक ही फेज में ऑसिलेट करेंगे, उसका जो लोकस तैयार होगा, उसका जो कलेक्शन तैयार होगा, इट कंस्टिट्यूट अ सरफेस। और उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। यानी वेव फ्रंट वो सरफेस है जिस सरफेस का सभी पॉइंट्स एक टाइम में एक ही फेज में ऑसिलेट करता है। तो वेव फ्रंट क्या है, सरफेस है जिसका ऑल पॉइंट्स oscillates in same phase at a time, है ना।
इस वेव फ्रंट के ग्राउंड पर अगर हम लोग वेव को क्लासिफाई करें तो हम लोग वेव को क्लासिफाई करते हैं एज अ प्लेन वेव, एज अ सिलिंड्रिकल वेव एंड एज अ स्फेरिकल वेव। प्लेन वेव ऐसा वेव जिसका वेव फ्रंट कैसा होगा, एक प्लेन बनेगा। सपोज करो यहां पर ये एक प्लेन है, तो वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है। सपोज करो ये एक्स डायरेक्शन है, तो वेव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो उस पे परपेंडिकुलर जो यहां पर वाइजेड प्लेन है, ये वाइजेड प्लेन क्या हो गया हमारा, प्लेन वेव फ्रंट हो गया, है ना। तो इसमें इसको हम लोग प्लेन वेव कहते हैं। असल में यहां पर वेव एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इस तरह का वेव फ्रंट तब कंस्टिट्यूट होता है जब हमारा सोर्स कैसा होना चाहिए, या तो प्लेन सोर्स होना चाहिए। जैसे ये बोर्ड एक प्लेन सरफेस है, अगर इसका सभी पॉइंट सोर्स हो वेव का, तो ये जो एक वेव फ्रंट बनाएगा, ये इस प्लेन सोर्स के पैरेलल जो वेव फ्रंट्स होंगे, सारे प्लेन सरफेसेस, वो सब क्या हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट्स हो जाएगा। तो प्लेन सोर्स होना चाहिए, या मान लो एक पॉइंट सोर्स है ना, तो वो पॉइंट सोर्स जो अपना वेव फ्रंट बनाएगा, तो उस पॉइंट से काफी दूर जो वेव फ्रंट होगा वो भी प्लेन हो जाएगा। तो या तो प्लेन सोर्स होना चाहिए या डिस्टेंट पॉइंट और लाइन सोर्स होना चाहिए। तो लाइन सोर्स जैसे एक ट्यूबलाइट है या कोई एक लाइन है, जिस लाइन के सभी पॉइंट्स सोर्स की तरह बिहेव कर रहा हो, तो उससे जो वेव जनरेट होगा और उस लाइन सोर्स से काफी दूर का जो वेव फ्रंट होगा वो क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। तो सोर्स कैसा होता है ना, होना चाहिए या तो प्लेन सोर्स होना चाहिए, या डिस्टेंट पॉइंट सोर्स होना चाहिए, या डिस्टेंट लाइन सोर्स होना चाहिए। सिलिंड्रिकल वेव का क्या मतलब है, लाइन सोर्स जो है वो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनाता है। ये मान लो एक लाइन सोर्स है, तो इस लाइन सोर्स से जो वेव निकलेगा वो एक सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनाएगा। सपोज करो यहां पर z डायरेक्शन में जितने पॉइंट्स है सब सोर्स हैं, और उससे जो वेव जनरेट होगा तो वो वेव कैसा वेव फ्रंट बनाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सॉरी सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनाएगा। तो ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स बना। अब यहां देखो, इससे जब हम काफी दूर चले जाएंगे तो जो सिलेंडर का रेडियस होगा वो काफी बड़ा हो जाएगा, तो उसका जो शेप होगा छोटे से हिस्से का वो ऑलमोस्ट प्लेन हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये बात कही थी, है ना। तो इसका सोर्स कैसा सोर्स है, लाइन सोर्स, है ना। ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, इसके लिए क्या है, लाइन सोर्स। और स्फेरिकल वेव मतलब शेप से ही क्लियर है, कोई पॉइंट सोर्स है अगर, तो वह तीनों डायरेक्शन में अपना वेव जनरेट कर रहा है ना। वेव तीनों डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है ना। तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा, है ना। यहां पर वेव रेडियल डायरेक्शन में, z एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब xy प्लेन में जा रहा है, 2 डायमेंशन में जा रहा है ना। यहां पर x में, y में, z में, तीनों डायमेंशंस में जा रहा है, रेडियल डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका सोर्स कैसा होगा, पॉइंट सोर्स। यानी पॉइंट सोर्स क्या जनरेट करता है, स्फेरिकल वेव। लाइन सोर्स क्या जनरेट करता है, सिलिंड्रिकल वेव। और प्लेन सोर्स क्या जनरेट करता है, प्लेन वेव। या पॉइंट सोर्स और लाइन सोर्स से काफी दूर का जो वेव फ्रंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, प्लेन वेव हो जाएगा, है ना। जैसे अगर हम लोग सनलाइट को देखें, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और सन काफी दूर है यहां से,
है ना। तो वो पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा और अर्थ पर आते आते जो उसका वेव फ्रंट होगा वो सब क्या हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा, है ना। एक मैं इंटरेस्टिंग आइडिया बताता हूं कि ये जो प्लेन वेव है इसको कैसे रिप्रेजेंट हम लोग करें, है ना, इस फंक्शन को कैसे लिखें। इसका तो ये वेव वेरिएबल, इसको हम लोग ऐसे लिखें r माइनस वी टी, और इसको कैसे लिखें सिलेंड्रिकल वेव के लिए, तो ये फंक्शन जो भी फंक्शन लिखे वो कुछ इस तरह से आएगा 1/√ऑफ r फंक्शन r माइनस वी टी, वी जहां की वेलोसिटी है वेव, और इसके लिए क्या आ जाएगा इक्वेशन 1/r फंक्शन r माइनस वी टी, है ना। ये फॉर्म हम लोग पहले देखे हुए हैं, ये डेवलप किए हुए हैं इन जनरल। चलो अगला जो बेसिस हम लोग लेते हैं दैट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ वेव। राइट इट डाउन। तो पीरियोडिसिटी पीरियड वर्ड से बना है, और वेव के प्रोपगेशन में क्या होता है कि जो वेव वेरिएबल है वह पोजीशन और टाइम के साथ बदलता है। तो हम लोग देखते हैं कि उसकी जो पीरियड है उसका वो स्पेस में भी है और टाइम में भी होना चाहिए। इसको ध्यान में देखते हुए हम लोग वेव को दो हिस्से में बांटते हैं। एक तो हम लोग कह रहे हैं कि पल्स है, और दूसरा क्या है, पीरियोडिक वेव है। असल में यही हमें पढ़ना है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इक्वेशंस लिया था जो पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वहां पे जाकर के तुम देख सकते, सेकेंड लेक्चर में इनफैक्ट। तो पल्स क्या है, तो पल्स लोकलाइज्ड होता है। डिस्टरबेंस जो है वो स्मॉल पार्ट ऑफ द स्पेस में लोकलाइज्ड होता है ना। तो ये क्या है, लोकलाइज्ड वेव है ना। जैसे हम लोग ये स्ट्रिंग ले रहे हैं और इस स्ट्रिंग पर एक पल्स जनरेट किया यहां, तो इस स्ट्रिंग का, ये लॉन्ग स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का एक छोटा सा हिस्सा ही है जहां पर y एग्जिस्टिंग है ना। इसके बियॉन्ड ये जो वेव वेरिएबल हमारा है, जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, वो नहीं। तो ये लोकलाइज्ड वेव इज कॉल्ड पल्स। लेक्चर 2 में हम लोगों ने कुछ इक्वेशंस देखा था पल्स का, तो वहां पर जाकर के तुम देख सकते हो कि वो क्या है। तो ये लोकलाइज्ड होता है इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ स्पेस। पीरियोडिक वेव क्या होता है, ये कंटिन्यूअस होता है ना, डीलोकलाइज्ड है ये। यानी बड़े पार्ट ऑफ स्पेस में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी वेव वेरिएबल का जो वेरिएशंस है वो बिगर पार्ट ऑफ स्पेस में कंटिन्यूड रहता है ना। कोई भी पीरियोडिक वेव होगा, इट हैज पीरियोडिसिटी इन स्पेस एंड टाइम। किसी लेक्चर में हम लोग इस पर अलग से बात करेंगे, पीरियोडिसिटी पर, जब हम लोग उसको और कैरेक्टराइज करेंगे तब देखेंगे। तो इसकी अपनी पीरियोडिसिटी होती है स्पेस और टाइम में। जैसे कि तुम लोगों ने हाई स्कूल फिजिक्स में वेव के बारे में जो थोड़ा बहुत सीखा है, उसमें तुमने देखा होगा
वेवलेंथ होता है, फिर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो वो इन्हीं पीरियोडिसिटी ऑफ स्पेस एंड टाइम से रिलेटेड है। पीरियोडिसिटी इन स्पेस वेवलेंथ होता है, पीरियोडिसिटी इन टाइम टाइम पीरियड होता है, जिसका रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी हम लोग लेते हैं। तो ये जो पीरियोडिक वेव है, ये पीरियोडिक वेव बहुत तरह का हो सकता है ना, किसी भी फॉर्म का। कुछ जो इसका यूजुअल वेव फॉर्म्स है, उस वेव फॉर्म्स को अगर हम लोग देखें, है ना, तो वो शेप के अकाउंट पर हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने यहां पर इस शेप में एक देखा, ये सपोज करो कि कोई वेव है ना, तो ये हम लोग वेव फॉर्म देखते हैं इसका। मैंने बताया था वेव फॉर्म की वेव वेरिएबल और स्पेस कोऑर्डिनेट का जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं वो वेव फॉर्म होता है। तो इसका वेव फॉर्म कैसा देखने में लग रहा है, या तो रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायर होगा। तो उसी शेप के नाम पर इसको हम लोग कह लेते हैं रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वेव। सपोज करो अगर इस तरह का हमने बनाया, कैसा शेप है, ट्रायंगुलर, तो हम लोग कहते हैं इसे ट्रायंगुलर वेव। सपोज करो हमने ऐसा बनाया, तो ये देखने में कैसा लगता है, सॉ, यानी आरी जो होता है उसके दांत की तरह, तो इसको कहते हैं सॉ टिथ वेव। और ये तो एक यूजुअल फॉर्म है जो सब तुम लोगों ने देखा है। साइन या कॉस के फॉर्म में अगर है तो इसको हम लोग कहते हैं साइनोसॉइडल वेव। और असल में ये जितने तरह के वेव हम यहां पर देख रहे हैं, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, सॉर्टिड या और भी फॉर्म्स हैं, ये सब कहां से जनरेट होता है, इसी साइनोसॉइडल वेव के कॉम्बिनेशन से आता है। ये जितने पीरियोडिक वेव्स हैं ये कैसे पैदा होते हैं, इट इज सम ऑफ साइनोसॉइडल वेव्स। तो ये सब हम लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन साइनोसॉइडल वेव्स हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि इसी से ये सब जनरेट होता है। फिर हायर स्टैंडर्ड्स में हम लोग इसके बारे में भी बात करते हैं, हाउ वी कैन कंबाइन साइनोसॉइडल एंड कोसाइनोसॉइडल वेव्स टू जनरेट सच काइंड ऑफ वेव्स लाइक रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ट्रायंगुलर और सॉटिथ वेव्स, है ना। चलो नोट कर लो। अगला जो हम लोग देखते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है। That is on the basis of code number, relation between direction of propagation of wave, that is v cap, and direction of variation of या oscillation of, जनरली तो हम लोग पीरियोडिक ही देखते हैं, oscillation of wave variable। वेव वेरिएबल किस डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है, इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं डेल वाई डेल टी के डायरेक्शन से। वाई यानी वेव वेरिएबल जो टाइम के साथ ऑसिलेट करेगा, वो जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा उस डायरेक्शन को हम डेल वाई डेल टी कैप कह रहे हैं, है ना। कैप यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं। और रिलेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जो है वो वी कैप है। इस ग्राउंड पर हम लोग वेव को क्लासिफाई करते हैं बेसिकली टू टाइप्स में। एक
लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा ट्रांसवर्स वेव। और एक है जो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का कॉम्बिनेशन हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं रिपल वेव, है ना, और वी कॉल इट सरफेस वेव, है ना। लिक्विड सरफेस पर जो वेव जनरेट करता है उसे हम लोग रिपल वेव्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, सपोज करो वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, और जो वेव वेरिएबल है y वो भी इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। जैसे हम लोग अगर मान लो जैसे साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो उसमें क्या होता है, जो साउंड वेव अगर मान लो इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है तो मीडियम का पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में। वेव भी इसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है ना, और वेव वेरिएबल भी इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, यानी दोनों का डायरेक्शन कॉन्साइड कर रहा है। ये डेल वाई डेल टी कैप है, तो यहां पर डेल वाई डेल टी कैप और वी कैप दोनों क्या है, पैरेलल है। सो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं यहां पर साउंड वेव, है ना। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट किया, वेव वेरिएबल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, है ना। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट किया उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव वेरिएबल ऑसिलेट करेगा। जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग, सपोज करो ये वेव ऑन स्ट्रिंग है, तो ये जो स्ट्रिंग का पार्टिकल है ये इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है ना, और वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा कि डेल वाई डेल टी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है वी के डायरेक्शन। और हम लोग एक एग्जांपल यहां पर चूज करें, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी क्या होता है कि इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा होगा, है ना। तो ये वेव का डायरेक्शन है प्रोपगेशन का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स व्यूअर ऑसिलेट कर रहा है, और वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है ना। लुक एट दिस, ये यहां पर सपोज करो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का डायरेक्शन है, ये रेड वाला, और ये जो ब्लू मार्कर है इसका जो ये मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो ब्लैक मार्कर है ये वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन है, यानी असल में वेव का जो प्रोपगेशन हो रहा है ना, वी कैप जो है यह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन और ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन में प्रोपगेट करता है ना। सो V जो होगा वो E का डायरेक्शन और B का डायरेक्शन, E क्रॉस B इधर जा रहा है वेव। तो ये भी एग्जांपल है एक ट्रांसवर्स वेव का, है ना।
So electromagnetic wave is also a transverse wave. अब रिपल वेव में क्या होता है, असल में ये कॉम्बिनेशन है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव का। यहां पर लिक्विड सरफेस जैसे वाटर सरफेस पर जो वेव प्रोपगेट करता है, तो वेव अगर इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है तो जो लिक्विड सरफेस का मॉलिक्यूल है वह इस डायरेक्शन में भी ऑसिलेट करेगा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी ऑसिलेट करेगा। अगर हम कहें कि दोनों डायरेक्शन में उसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बराबर है तो इनफैक्ट वो पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में जाएगा, और अगर दोनों डायरेक्शन में उसका एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो एक इलिप्टिकल पाथ पर जाएगा। यानी ये अगर हमारा रिपल सरफेस का रिपल वेव है सपोज करो, तो असल में जब ये वेव नहीं था वाटर सरफेस पर तो वाटर सरफेस ये था, है ना। अब ये जो मॉलिक्यूल है ना, जब कोई वेव नहीं था तो अपने मीन पोजीशन पर है और ये ऑसिलेट कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, तो ये इसका पाथ हुआ। ये जो मॉलिक्यूल है यह भी सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो ये हुआ इसका। और भी पार्टिकल्स ले लें, जैसे हम यहां का पार्टिकल्स ले लें तो ये यहां घूम रहा है, यहां का पार्टिकल ले लें तो ये यहां घूम रहा है, यहां का पार्टिकल ले लें तो ये ऐसे घूम रहा है। तो जैसे हम कहें कि अब जब वेव है तो यहां का पार्टिकल कहां है, इस पोजीशन पर, और यहां वाला पार्टिकल जो है वो कहां है, ये वाला पार्टिकल इस पोजीशन पर आया, ये वाला पार्टिकल अभी इस पोजीशन पर है, और ये वाला पार्टिकल अभी इस पोजीशन पर है ना, फिर ये वाला पार्टिकल इस पोजीशन पर है, ये वाला पार्टिकल फिर इस पोजीशन पर है। तो असल में ये मॉलिक्यूल यहां पर है ना, ये ऐसे घूम रहा है सारे मॉलिक्यूल्स, है ना। तो वेव इधर जा रहा है और ये मॉलिक्यूल घूम रहा है ना। तो अगर एम्पलीट्यूड बराबर है तो सर्कुलर, अदरवाइज इलिप्टिकल। तो ये दोनों डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, तो वेव के डायरेक्शन में भी ऑसिलेशन हो रहा है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी। तो रिपल वेव इज कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव प्लस ट्रांसवर्स वेव, है ना। ओके, नेक्स्ट जो हमारा बेसिस है वो है कि वेव को प्रोपगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत है या नहीं, है ना। राइट इट डाउन फर्स्ट। रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, इस ग्राउंड पर हम लोग देखते हैं मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव, है ना। तो ये जो मैकेनिकल वेव है इसके बारे में क्या है कि इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है, मटेरियल मीडियम। मीडियम यहां कहने का मतलब है मटेरियल मीडियम। तो वैसे मीडियम की जरूरत है क्योंकि उसी के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ये वेव प्रोपगेट करेगा। सो मैकेनिकल वेव जब प्रोपगेट करता है तो उसको मीडियम की जरूरत होती है, इट रिक्वायर्स मीडियम। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं यहां पर साउंड वेव, ये बिना मीडियम के नहीं प्रोपगेट कर सकता है,
वेव ऑन स्ट्रिंग, अब यहां तो नाम में ही क्लियर है ना कि स्ट्रिंग पर जो वेव है तो स्ट्रिंग मीडियम हो गया उसका। और नॉन मैकेनिकल वेव ऐसा वेव जिसको रिक्वायरमेंट नहीं है मीडियम की, डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम, यानी ऐसे वेव सेल्फ सस्टेन्ड होते हैं, है ना? वो मीडियम के प्रॉपर्टी पर बेस्ड नहीं होता है, डिपेंडेंट नहीं होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि मीडियम होगा तो वो प्रोपगेट नहीं करेगा, वो मीडियम में भी इवन प्रोपगेट करेगा, बट बिना मटेरियल मीडियम के भी प्रोपगेट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना? जैसे लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो सन से जो लाइट आता है ना हम तक, तो बीच में तो बहुत सारा हिस्सा वैक्यूम है, वहां पर कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, फिर भी वेव हम तक आता है ना? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नॉन मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव जो है इसका एक और नाम हम लोग देते हैं इलास्टिक वेव, है ना? असल में इस वेव के प्रोपगेशन में जो मटेरियल मीडियम का प्रॉपर्टी है, तो कहता है दो तरह का प्रॉपर्टी होना जरूरी है, एक तो इलास्टिक प्रॉपर्टी होना चाहिए और दूसरा इनर्शियल प्रॉपर्टी होना चाहिए। आगे हम लोग मैकेनिकल वेव के प्रोपगेशन को डिटेल में देखेंगे कि वेलोसिटी कैसे मीडियम के प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी और इनर्शियल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है ना? तो आज का लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट एक जनरल डिस्क्रिप्शन, जनरल आइडिया पर बेस्ड था, थोड़ा थ्योरेटिकल था कि कितने तरह से हम लोग वेव को क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना? ओके, थैंक यू।